इस वीडियो में हम बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में जो पेपर हुआ था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट 150 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो 20 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वो हिंदी के 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन पैराग्राफ से है। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दिया गया, मनुष्य के लिए साक्षरता ही सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उनके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा तथा इस अभियान में सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पे, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक पोएम का पैराग्राफ दिया गया है। इसमें नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप ही आहा आहा उजाड़ता, वज्रबन गिरा गिरे विचार पर। तो यहाँ पे बोला गया है अग्नि का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, अग्नि का, तो ये होता है आग। अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आग। फिर उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा यानी कि 4 आ रहा है और नंबर कोई आता है तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, ठीक। फिर इसके बाद है जिसके हाथ में चक्र हो। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो ये होता है चक्रपाणी। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए क्या बोला जाता है, चक्रपाणी। फिर नेक्स्ट है कंघी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। कंघी का तत्सम शब्द क्या है, कंघी का, तो इसे बोलते हैं कंकती। क्या बोलते हैं, कंकती, ठीक। फिर आगे है व्यूह का विलोम शब्द क्या होगा। तो व्यूह का विलोम शब्द होता है निर्व्यूह। फिर इसके बाद राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये है संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक। फिर इसके बाद है 8th क्वेश्चन, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो मैंने कहा होगा, तो ये है आपका, मतलब कन्फ्यूजन सा बना हुआ है कि मैंने कहा होगा या कंफर्म नहीं है, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया असिकहि कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोग तरंगड़ी बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार है यहाँ पे, तो ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं उनका आंसर प्रॉपर तरीके से मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या या क्यों लगाएंगे तो वह क्या खुजलाता है, तो अपना सिर। तो अगर क्या क्यों करने पर अगर आंसर निकलता है तो ये आपका क्या बोला जाता है, सकर्मक क्रिया बोला जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सकर्मक क्रिया। वीर रस का स्थायी भाव सिंपल सा है, वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। वीर का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, उत्साह, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे उन्मेय में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उन्मेय में, तो इसका बोलेंगे उत या उपसर्ग, उत या उत उपसर्ग बोल देंगे, सिंपल सा उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक। जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसके लिए सही एक शब्द लिखिए। तो इसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। इसे बोलते हैं क्या,
प्रत्युत्पन्नमति, ये थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा टफ है इसकी, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, ये मति है। फिर इसके बाद संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या है, सम है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। फिर सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है, सुष्टि का तद्भव शब्द जो होगा वो होगा सोठ, ठीक। फिर इसका मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यह है भाववाच्य। कौन सा है, भाववाच्य। फिर उसके बाद पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए शब्द बताइए। इसे बोलते हैं अद्वितीयका, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अद्वितीयका, ठीक। फिर इसके बाद है लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, यानी कि आवट होगा, लास्ट में क्या आ रहा है, आवट प्रत्यय जो कि लास्ट में लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया 19, काला सागर में कौन सी संज्ञा है, काला सागर एक नाम है, मतलब स्पेशली किसी विशेष सागर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी किसी स्पेशल स्थान, भाव या किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है स्पेशली, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, तो देखिए प्रधानमंत्री, प्रधान है मतलब एक तरीके से यहाँ पे कर्मधारय भी हो जाता है, इसमें बहुब्रीहि भी हो जाता है, तत्पुरुष भी हो, तीनों जो बोर्ड की तरफ से आंसर दिया गया था पीएनपी की तरफ से, वो तीनों आंसर दिया गया था, कर्मधारय भी हो जाएगा, बहुब्रीहि भी हो जाएगा और तत्पुरुष भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका पोइट्री से एक पोएम दिया गया है और उसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इरे। इरे का ये जो मीनिंग बोला गया है ये होता है बिफोर, इरे मीन्स होता है बाद में, तो ये आपका सेम मीनिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा, इसका मतलब पहले होता है, फिर पहले, ठीक है, इसका पहले, तो ये हो जाएगा बिफोर, BEFORE, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द सुटेबल कंजक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो, ठीक, यहाँ पे बट ऑल्सो आ जाएगा। फिर इसके बाद 23 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो यहाँ पे स्वीट आया है वो बोल रहा है सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में होता है, प्रेडिकेट लास्ट में होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन द ऑफिस, तो यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा गया है, तो राहुल है, तो या आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आपका यहाँ पे मतलब कि अगर मेल होगा तो इसके साथ ही का यूज किया जाता है, ठीक है, और अगर फीमेल होगा तो सी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे राहुल क्या है, मेल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही वर्क इन द ऑफिस। 25 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे दिया गया है कि फिर पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ बहुत बड़ा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दे रहा हूँ आपको। व्हाट डिड द लियोनार्डो दा विंसी डिज़ाइन इन द 1478 में, उन्होंने क्या डिज़ाइन किया था, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है कि अ सेल्फ प्रोपोल्ड व्हीकल्स, तो यहाँ पे देखिए द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंसी डिजाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, ठीक, तो इसका ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद हो गया राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ बी का मैस्कुलिन फॉर्म ड्रोन होगा, इसका क्या हो जाएगा, ड्रोन। फिर इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, 28 नंबर, द सोल्जर फॉट, तो यहाँ पे किसके साथ लड़ रहा है, विद करेज,
विद करेज के साथ भी यहाँ विद आ जाएगा। फिर 29 आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द वॉइस, कौन सा वॉइस है, तो ये आपका सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसिव वॉइस रहता है तो बाई का यूज करके लास्ट में, यहाँ पे बाई का कहीं यूज ही नहीं है, तो आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड, राइट, फ्रेश, टेक। तो इन तीनों में क्या चीज़ यूज किया गया है, ये पूछा गया है। तो मतलब कौन सा ऐसा प्रीफिक्स है, ऐसा कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे जो तीनों में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं, री राइट, रिफ्रेश, रीटेक। तो यहाँ पे आर ई का हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद संस्कृत के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पैराग्राफ से दिया गया है कि विलोक्य इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। तो विलोक्य क्या पूछा गया है कि कौन सा इसका पर्याय प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दृष्टवा। क्या हो जाएगा, दृष्टवा, दृष्टवा। ठीक, अगला है कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है। तो कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ। ठीक, फिर आगे 33, इसमें बोला गया है स चौरेभ्य विभेति इत वाक्यम। चौरेभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया है, किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यह है पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर अगला है 34 कि प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है। प्रत्येकम में देखिए प्रति का यूज हुआ है, प्रति, ये उपसर्ग यूज है प्रति। पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है, पठनीय में अनियर प्रत्यय है, पठनीय में क्या है, अनियर प्रत्यय है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पंचग्रामम। पंचग्रामम यानी 5 नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 बाय 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे है इसमें सुरखारता में कौन सी संधि है, यानी कि 37 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। फिर इसके बाद 38 है एचो अय वायावह सूत्र किस संधि का विधान करता है। यह अयादि संधि का विधान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद 39 है बालिका शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। बालिका शब्द के प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप, यानी 39 यह बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालिका, बालिका हो जाएगा। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक छोटा सा पोएम दी गई है, यानी कि यहाँ दिया गया कि अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्य वसुंधरा बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ अस्माकम वसुंधरा के दृश्य वर्तते, सिंपल सी बात है, बहुरत्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुरत्ना। फिर इसके बाद साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक समान चाल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर आवर की स्पीड से लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। तो एक यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड अगर मैं बताऊँ तो अगर कोई मान लीजिए डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस पे किसी स्पीड से जाता है और किसी स्पीड से वापस आता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं पहले की स्पीड v1 है और वापस आने के लिए v2 है, तो इसका ओवरऑल जो औसत चाल पूछा है, ये एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसमें सारी वैल्यू आप रख दोगे अगर, तो ये आ जाएगा 8/3 किलोमीटर पर आवर। इसका इसमें पूरा सॉल्व कर दोगे
तो 8/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक से क्वेश्चन दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसका फॉर्मूला होता है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो n=, मतलब कि दूसरे का अपॉन पहले का अपवर्तनांक, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये 9/8 हो जाएगा। ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसकी शक्ति, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये आपका 2000 है और डिवाइड कर दोगे 20 से, तो ये हो जाएगा 100 वाट। आपका आंसर क्या आ गया, 100 वाट आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो ये होता है आपका पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है। फिर आगे है हैलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है, तो हैलोजन में जो आपका होता है, हैलोजन देखिए क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आपके हैलोजन टोटल होते हैं। तो इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की सबसे अधिक है, तो ये होती है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, ये रिएक्शन दिया गया है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। रिएक्शन में दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बी आर है, देखिए इसे अगर NaOH को तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव और OH निगेटिव होगा, तो ये जो बी आर है ये आपका बी आर निगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, तो ये Na के साथ ऐड हो जाएगा, NaBr हो गया, और जो OH था ये आपका इसके साथ ऐड हो गया, तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विआण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, किसी भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला है उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन सी है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, इसे स्कार्बिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे या अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधे भी बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों में ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है, ये फुफ्फुस सिरा होती है, इसे पल्मोनरी सिरा भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे है एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है, तो इसे बोलते हैं अनुकूलन। मतलब अगर कोई जीव है संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोला जाता है, एडॉप्टेशन। ठीक है, अब आगे दिया गया है मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैथ्स में पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से है, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि देखिए सारी वैल्यू दी गई है आपको, a - b = 4, ab = 21, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ aq - bq। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। देखिए अगर आप a - b होल क्यू के आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये होता है AQ + BQ, माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाता है, और -3AB और ब्रैकेट में a - b, तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 4³ = इसकी वैल्यू, इसकी तो पूछा ही गया आपसे, AQ - BQ की आंसर आपका पूछा गया है, और -3 × AB की वैल्यू कितनी है 21, और इंटू a - b की कितनी है 4 है। ठीक, तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 = AQ - BQ, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और देखिए यहाँ पे मैं इंटू कर दे रहा हूँ, 3 1, ये 21 में इंटू करेंगे अगर हम तो
3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 252। तो और ये माइनस में है, इधर ला के प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आंसर 252 और प्लस 64, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ से 11 316। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट का 316। ठीक, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए एक्चुअली है क्या, ये 1 रूट का मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे जो ये 1/3 है इसका मतलब है क्यूब रूट है। तो आप देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में दिया गया है, ये भी ध्यान देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूँ, अगर मैं इसको लिखूँ कि 1/4 जिसका स्क्वायर रूट में, और फिर इसके बाद मैं 27 इसका क्यूब रूट लूँ, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2 आएगा, और इसका क्यूब रूट आएगा 1/3। तो कौन सी संख्या बड़ी है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 आएगा। यानी कि जो नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है तो वो बड़ा आ रहा है और क्यूब रूट में छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर स्क्वायर रूट में छोटा है और ये बड़ा है। तो ये आपका 0.5 आ रहा था, ये 0.33, यानी कि ये बड़ा आ रहा है, यानी कि ये बड़ा आ रहा है। तो आपका यहाँ पे 1/2 क्या होगा, √1/2 छोटा है तो फ्रैक्शन में इसलिए, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 53 नंबर में फैक्टराइजेशन दिया गया है। तो फैक्टराइजेशन में आप कैसे करोगे, x² - 9x + 18, तो इसका फैक्टर करोगे तो 6 3 जा 18 और 6 3 9 हो जाएगा। आपको फैक्टराइजेशन पता होगा। तो ये 6x और -3x और +12 लेंगे अगर, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x - 6 और -3 कॉमन लेंगे तो x - 6, यहाँ सॉरी 18 है, तो ये आपका फैक्टर जो हो जाएगा x - 6 और x - 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, ये समुच्चय से दिया गया है, सेट जिसे बोलते हैं। बोला गया है कि यदि a = x:x एक समबाहु त्रिभुज है और b = x:x एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है ये और ये समबाहु है, तो a इंटरसेक्शन b जो होगा वो आपका b, इसका आंसर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b = b, यानी कि समबाहु त्रिभुज का ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि x:x एक समबाहु त्रिभुज होगा a इंटरसेक्शन b। फिर आगे बोला गया है कि एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुभुज के प्रत्येक कोण होते हैं 3, अगर बहुभुज कोई भी साइड का, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी फिगर दिया गया है, ठीक, तो इसके चारों तरफ के एंगलों का y बोला गया ना, तो 360 होता है। क्या होता है 360, और फार्मूला पढ़ा होगा आपने, एक अगर पूछा गया है कि प्रत्येक कोण का निकालने के तो जितनी भुजाएं हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 10 भुजाएं हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक एंगल कितने का आ जाएगा 36, यानी कि 36 डिग्री का होगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 5 6 9 3 8 7 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और ये आपका वास्तविक मान फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू आपको 1s प्लस 10s प्लस इस तरीके से, जो यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो 9000 इसकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान 9000 हो जाएगा, और इसका जो वास्तविक मान है वो 9 ही रहेगा। तो माइनस कर देंगे इसको, अंतर पूछा गया है तो 10 - 9 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 9 9, यहाँ 8 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं तथा चौथा कोण आपका 75 का है, तो समान कोणों को ज्ञात करिए। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि एक 4 साइड का कोई फिगर है, तो बोला गया है कि एक तो 75 है, मान लेते हैं ये 75 है और 3 समान है, यानी x x x। तो आपको पता होगा किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगलों का सम कितना होता है 360। तो इन सब चारों एंगलों को प्लस करेंगे, यानी x x x 3x है और प्लस 75 = 360 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x =
360 और -75, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 5 5, यहाँ पे बचेगा 15 - 7, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 285 और 3 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड में आएगा तो 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, यानी कि जो x ये तीनों जो एंगल होंगे वो कितने के होंगे, 95 के होंगे। ठीक, फिर आगे दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेमी है, यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेमी हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसमें आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेते हैं, तो इसका परिमाप 24 है और इसके विकर्ण की माप यानी कि जो इसके हाइपोटेनियस होती है वो आपको दी गई है, कितना हाइपोटेनियस जो है 10 दी गई है, और परिमाप मान लेते हैं ये a है ये b है। ठीक है, तो परिमाप यानी कि a + b + 10 = परिमाप मीन्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, चारों मतलब तीनों जितनी भी भुजाएं कोई भी फिगर हो अगर उसका परिमाप निकालना है तो सारी साइडों को प्लस कर देते हैं। तो ये कितना दिया गया है 24, तो ये हो जाएगा a + b = 24 में ये 10 उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद अगला आपको पाइथागोरस यूज़ कर लेना है, पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा a² + b² = 10² यानी कि 100। तो आपको दो वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो यही दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व कर लेना है। अब आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको पूरा। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल छोटा सा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है आपका, तो यहाँ a माना था, इसको b माना था, इसको 10 माना था। तो यहाँ पे अगर पहला इक्वेशन हमारा आया था a + b = कितना आया था, अभी सॉल्व किया था 14 आया था, और a² + b² = कितना था 100 था। ठीक, यही दो इक्वेशन आए थे। तो हम सबसे पहले अगर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, तो हमें a और b पता होना चाहिए। तो a b अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले a - b का टर्म में हमें इक्वेशन पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले a + b होल स्क्वायर से हम या a - b लगाते हैं, अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक, तो a + b की a - b होल स्क्वायर की, यहाँ फिर अगर हमें माइनस की वैल्यू नहीं पता है तो इसको माइनस ही रखेंगे, माइनस यहाँ रखेंगे। तो इसको थोड़ा छोटा हो गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको कैंसिल करके। देखिए ये फिगर पहले मैं बना दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है आपका, ये a है, ये b है, और ये 90 का एंगल है। ठीक, और इक्वेशन आपका है a + b = 14, और दूसरा इक्वेशन है a² + b² = 100। ये इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले a + b होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab, इससे हम पहले ab की वैल्यू निकालना है। तो a + b की वैल्यू क्या है 14 होल स्क्वायर, a² + b², ये हमें दिया गया है, कितना है, ये हमें हमारे पास दिया गया है 100 और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और -100 = 2ab। 196 माइनस करेंगे 100 तो ये हो जाएगा 96, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे = ab, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 जाए 2 8 जा 16, 48 आ गया ab। तो अब a - b की आइडेंटिटी हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक, तो अब अब यहाँ पे a² + b² का 48 है, और -2 इंटू ab की वैल्यू कितनी आई थी, ab 48 ही आई, a² + b² 100 था, सॉरी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 100 था और ये हो जाएगा -2 × 48। तो इस तरीके से मतलब पूरा सॉल्व कर लेना, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल 58 का, ये आ जाएगा 24। इसको मैं एक अलग से वीडियो इसका एक एक क्वेश्चन की बना दूंगा, ठीक है। अभी आप ऐसे ही नॉर्मली देख लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद 59 देखेंगे, फिर वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे यदि एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा विकर्ण 160 मीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये मतलब कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 × d2। तो आप पहले समचतुर्भुज अगर बनाओगे तो ये हो गया समचतुर्भुज। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगर 160 है तो ये 80 होगा और ये भी 80 का होगा, और ये 100, सभी साइड 100 की हैं। समचतुर्भुज है तो सब साइड इक्वल होती हैं। तो ये 100 है तो ये 80 है, तो इसका पाइथागोरस से आप ये 90 का एंगल बनता है यहाँ पे, तो इसे आप ये साइड निकालोगे तो ये साइड आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो आप 60 आती है, मैंने सॉल्व करके चेक किया था, ये 60 आ जाएगी। तो ये आपका टोटल साइड जो हो जाएगी, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 120 हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 d1 × d2। तो 1/2 डायगोनल पहले का कितना हो गया, 120 एक है, 180 है, तो ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा, ठीक। तो इसको आप 16 है तो ये हो जाएगा 1696 हो जाएगा। तो 96, ये 9600 वर्ग मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये भी अलजेब्रा से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिंपल a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² + 2ab। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 25, ठीक। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपको पहले इसको अलग करना पड़ेगा। 5x × 5 + 5/2 × 5⁻x और इक्वल्स टू ये 5 का क्यूब कितना होगा, 125 और +1 126 हो जाएगा। और यहाँ पे 5/x इक्वल्स टू आप मान लोगे y, तो ये हो जाएगा 5y + 25/y, ये -x है तो नीचे आके आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 126। अब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5y² + 25 इक्वल्स टू 126, y = 0। तो ये आपका पूरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब कि 5y² और फिर -126y और +25 = 0। तो अब कैसे करेंगे, 25 5 से 125, 125 और 1 का फैक्टर लेंगे तो इंटू करने पे 125 और प्लस करने पे 126 हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप सिंपल सी बात करें, अगर यहाँ पे तो अगर हम 5 जनवरी से बात करें 1991, 5 जनवरी यानी कि जनवरी 30 का महीना होता है, तो 5 दिन कम कर दीजिए। तो टोटल एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 में आप देखेंगे तो 5 दिन कम इधर कर देंगे तो 360 बचेगा। फिर उसके बाद 3 मार्च, तो यहाँ पे जनवरी में 30, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दिन का डिफरेंस आ रहा है। पूरा सॉल्व करेंगे, इसको पूरा दिन जोड़ेंगे 360 और 1992 में अगर हम देखेंगे तो 30 दिन जनवरी का और 29 दिन होगा फरवरी का, क्योंकि ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है। और 3 दिन मार्च का और ऐड कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन और, ठीक। तो ये टोटल करने के बाद 7 से भाग देंगे तो 3 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो शनिवार है तो शनिवार से 3 दिन आगे जाइए, रविवार सोमवार मंगलवार। तो आपका 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यदि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है
यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/3 हो जाता है। तो सिंपल सा एक x ले लेना, एक x प्लस 8 ले लेना, और यहाँ पे फिर आगे करें अंश में अगर 17 8 कर दिया जाए और इसमें +1 तो ये हो जाता है 3/2। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपका आ जाएगा x = 7 आएगा, तो आपका फ्रैक्शन जो होगा x + 7 है तो 7/15 हो जाएगा। ठीक, अगला है, बोला गया कि परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 33% छात्र विफल हुए हैं। तो अगर मैं देखूँ तो विफल वालों का नंबर दिया गया है, तो मान लेते हैं कितने परसेंट विफल हुए, 6%। तो 6% ऑफ टोटल का कितना है, 33 है। तो 6/100 इंटू x बराबर 33 हो गया। तो ये 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 11 5 जा 55, यानी कि 550 टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। ठीक, अगला है 10 पुस्तकों का मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ये 10 CP कोस्ट हो जाएगा 8 SP। तो CP/SP जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8/10। तो यहाँ पे SP ज़्यादा है, कितना है, 10 है, यानी कि प्रॉफिट होगा, और डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 8 और इंटू 100। तो 2 4 जा और 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक, फिर इसके बाद ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, दिया गया है कि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी इतनी है। तो ये आपने एक फार्मूला देखा, उस फार्मूले में बस वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2520 रुपीज़। समय कार्य वाले ऐसे क्वेश्चन से, मतलब चैप्टर से है ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आपका मीडियन, ये माध्यिका से क्वेश्चन है। आपको माध्यिका अगर आपको 1 इवन ऑड की कंडीशन से चेक किया जाता है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि इवन है। तो इवन है तो आपका जो मीडियन होता है वो होता है n/2 टर्म और प्लस n/2 + 1 टर्म और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, इसको पहले आप ऑलरेडी अरेंज ही है ये, वैसे देख रहा हूँ। तो 1 2 3 4 यानी कि 10 डिवाइड करेंगे 10 5 टर्म आएगा तो 1 2 3 4 5 यानी कि x, यहाँ पे x 5th टर्म x प्लस ये हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई 2 = यहाँ पे कितना है 63 माध्यिका है। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 62। अगला रेशियो का दिया गया है क्वेश्चन। रेशियो में दिया गया a/b 3/4 है, b/c 6/7 है, और तो a/b/c फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा है। अब a/b = 3/4 है और b/c = 6/7 है। तो b हमें सेम करना होता है, तो यहाँ पे 6 का इंटू कर दीजिए और यहाँ पे 4 का ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। तो 18/24 और यहाँ हो जाएगा 24/28। तो आपको b सेम हो गया 24। तो a/b/c = 12/24/28। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12 और ये मतलब 2 6 जा 12 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद ये दिया गया है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, तो ये मान लेते हैं ये आपका सर्कल है। तो ये जीवा दिया गया है कितना है 10 रेडियस 10 है और 16 मीटर की जीवा की लंबाई है 16। तो याद रखना है जो सेंटर से लाइन ड्रॉ होती है तो ये जीवा को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया तो आप पाइथागोरस से ये 90 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 64, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। 71 देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। ये पम्पास बोलते हैं इसको। ठीक, फिर
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम ये होता है गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है। कौन सा बंदरगाह कक्ष की खाड़ी पर स्थित है? तो ये है आपका कांडला। ठीक। 74 ड्राकिंग्सबर्ग पर्वत किस देश में है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये पता है, सिंपल क्वेश्चन है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से। फिर इसके बाद है भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? सूरत में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राज्य से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। 81 ह्यूरिस्टिक, यानी कि बाल विकास अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग। फिर किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का अभिलेख कहा जाता है? तो ये है वुड का घोषणा पत्र, यानी वुड का आज्ञा पत्र। फिर इसके बाद है 83 नंबर, पाठ्य योजना के निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता ये हर्बर्ट हैं। ठीक। फिर इसके बाद मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? मकतब में तो प्राथमिक शिक्षा होती है। 85 परियोजना विधि के प्रणेता कौन थे? तो ये थे विलियम एच किलपैट्रिक। ठीक। 86 अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतया किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? 86 राइट आंसर, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्तर से। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? थॉर्नडाइक बोला जाता है इनको। ठीक है। फिर 88 देखेंगे, शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम। शैक्षिक तकनीक की तृतीय का दूसरा नाम क्या है? इसे प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम बोला जाता है। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो ये होता है भावात्मक पक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे हो गया इसमें। देखेंगे, कक्षा शिक्षण के उपरांत साक्षों की छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? तो ये होता है समस्या समाधान। और एक स्थान भरिए, गैगने ने अधिगम पदानुक्रम से संबंधित सर्वोच्च अवस्था है। यह है आपका 91 राइट आंसर, समस्या समाधान। फिर रिक्त स्थान भरिए 92 है कि मौलिकता नमनीयता का एवं तथा प्रवाह के घटक हैं। तो ये सृजनात्मकता के घटक होते हैं। फिर रिक्त स्थान भरिए, प्रभावशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक अपसारी या सृजनात्मक चिंतन के महत्वपूर्ण पर बल देता है। यहाँ पे अपसारी चिंतन हो जाएगा या सृजनात्मक। 94 रिक्त स्थान भरिए, कोलबर्ग के सिद्धांत एक बालक के नैतिक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नैतिक विकास की व्याख्या करता है। एक शिशु जन्म के पश्चात 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो ये प्राक या पूर्व प्राक भाषा विकास की अवस्था बोलते हैं। सीखने के प्रयास में त्रुटि का प्रतिपादक किसने दिया था? सिंपल क्वेश्चन है, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर इसके बाद 97 अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो BF स्किनर। 98 भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए दी गई है? 98 विकलांग बच्चों के लिए। बुद्धिलब्ध के आधार पर मंद बुद्धि के स्तर का सही क्रम, तो ये जड़ बुद्धि, मूढ़, मूर्ख, इस तरीके से होता है। 100 आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? आत्मसातकरण तथा समायोजन, तो ये है संज्ञात्मक, जो पियाजे ने दिया था, आपने शुरू में ही डिस्कस किया होगा आत्मसातकरण। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणिमा सिन्हा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया?
2017 में अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? वाराणसी। फिर इसके बाद 105 जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। फिर उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। फिर है नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सीतापुर में। फिर इसके बाद है सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस स्थान पर स्थित है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में पूछा गया है, तो ये कोणार्क या पुरी में है। ठीक। 109 क्वेश्चन देखेंगे। उस पाल शासक का नाम बताए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल। 110 है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, 5 जून को। फिर उसके बाद है पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? इसे बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। ठीक। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में यह स्थित है। भारत की पहली पूर्वकालीन महिला रक्षा मंत्री, यह है निर्मला सीतारमण। 115 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2017 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2017 का, या इसरो को 2014 का पुरस्कार 2017 में। ठीक। फिर इसके बाद 116 नंबर देखेंगे। भारतीय नौसेना के पहली महिला पायलट कौन है? तो ये थी शुभांगी स्वरूप। 117 भारत के 38वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल, तो ये था आपका पणजी यानी कि गोवा। और फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्वेश्चन नंबर 118, तो ये हर बार 3 बार से कंटिन्यू हो रहा है, इंदौर ही है। फिर इसके बाद 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अक्षय कुमार को। 120 नंबर भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अचल कुमार ज्योति। 121 नंबर किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक। 122 नंबर व्यास सम्मान 2017 किसे चुना गया है? तो ये दिया गया था ममता कालिया को। 123 विश्व शौचालय दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 124 नंबर अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये प्रसून जोशी को। 125 नंबर वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है आपका शिकागो। चीनी उत्पाद करने वाला भारतीय राज्य कौन, सॉरी, तो ये आपका चीनी उत्पाद, मतलब ये आपका भारतीय राज्य पूछा, तो ये उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक चीनी उत्पाद करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मतलब कि वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे चीनी, मतलब कि गन्ना उन्ना का खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, यूपी वेस्ट में। ठीक है। फिर वर्ष 1993 किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो ये शिकागो में ही दिया था। ठीक। 127 नंबर देखेंगे। डूरंड कप किससे, ये तो फुटबॉल से संबंधित है, पता है। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नया नाम? दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल बंदरगाह। फिर इसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अपनी किस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि में। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे संकेत में, तो आप, ये सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि सिंबल दिए गए हैं संकेत में, बाईं ओर से 2 पदों की वही समानता है जो कि दाईं ओर के पदों की है। तो यानी बी का डी हुआ है, बी सी डी। दूसरे नंबर का है सी का डी, तो मतलब कितने कितने का डिफरेंस है, तो उसी तरीके से इसका जो डिफरेंस है ये हो जाएगा पी वाई, या एफ के भी लिख सकते हैं इसका। ठीक। फिर यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो ये मामा का संबंध हो जाएगा। फिर आगे श्रेणी 4M9 के 16I 25G का अगला पद ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए 4
स्क्वायर रूट अगर देखा जाए तो 4 जो है 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो अगला 6 का स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 36 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे के का भी पैटर्न बन जाएगा। फिर इसको प्रोमोट इन रिटर्न एज 5 6 ये नंबर देखना है, तो जो वर्ड आए हैं इस तरीके से, तो इसका जो आपका 134 है तो ये हो जाएगा 17। हम मतलब अल्फ़ाबेट आप लिख लेना, उसकी नंबरिंग कर लेना किस पोजीशन पे क्या है किस तरीके से। या फिर अगर इसमें से देख लेता हूँ मैं, इसमें से कोई चीज़ मैच कर रहा है, एन का कितना है 1 है, तो एन का 1, हाँ इसी में से आपको देखना है। जैसे एन का 1 आया है यहाँ पे लास्ट में, तो एन का 1, ओ का कितना आया है 7 आया, तो यहाँ पे ओ का 7, 1733271 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जो प्लेस है इसमें वही आपको यहाँ पे रख लेना है। ठीक, बस ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तद उपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किमी दूरी तय करता है, तो वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप पहले डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से आप बना लेना, तो आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर की मतलब इस देखिए रीजनिंग और मैथ्स का जो है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो ये होता है हार्डवेयर। फिर इसके बाद है कंप्यूटर का दिमाग, सिंपल क्वेश्चन है, CPU को बोला जाता है। वेबसाइट का मेन पेज क्या होता है, होम पेज बोला जाता है। एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में सुरक्षित रहता है, तो ये बाइनरी फॉर्म में रहता है। ईमेल से जुड़ी फाइल को जो ईमेल से प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है इसे बोलते हैं अटैचमेंट। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है, प्रजातांत्रिक मूल्य या संवैधानिक मूल्य। फिर अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने की मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है, तो इसे परामर्शदाता बोलते हैं। फिर यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आपके शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे, 143 नंबर। तो ये है विचार विमर्श। 144 दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है, तो इसे बोलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। और फिर इसके बाद 145 है शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन से निर्धारित करता है, NCTE या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। फिर इसके बाद 146 संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है, तो अनुच्छेद 51A में। ठीक, या 51 कम बोला जाता है इसे। किसी व्यक्ति की समस्या है तो 1:1 निर्देशन कहलाता है, इसे बोलते हैं परामर्श, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन। 148 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में। भावात्मक एकता समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद। और फिर इसके बाद 150 नंबर है कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है, तो ये होता है संचयी अभिलेख या उपाख्यानात्मक अभिलेख या छात्र प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा मतलब रफली बता दिया मैथ्स का और रीजनिंग का, तो ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिसको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से आपको बनाना रहता है। और साइंस की वीडियो मैंने अलग से डाल दी है इसके 10 क्वेश्चन की। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको अदर एक सब्जेक्ट की ओनली वाली वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, एक सब्जेक्ट की भी। तो इस वीडियो में अब मैंने कम्प्लीटली 2018 के जो पेपर आया था पूरा 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए अभी तो चुनाव हो चुका है, और चुनाव में देखिए अब 97 के चांसेस तो कम ही है, 17,000 वाली वैकेंसी जो आ सकती है। तो आप इस तरीके से देख करके कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की जो भी वीडियो आपको सही समय पे